सभी के नाम, जिसमें एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। और याद रखिएगा, अगर एनसीएफ नहीं पढ़ा है तो एग्जाम का कोई भी दायित्व ही नहीं, कोई एग्जाम के मायने नहीं, क्योंकि एनसीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन ही छोड़ो, 20 क्वेश्चन पेडागोजी समेत पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एनसीएफ हर सब्जेक्ट को कवर करता है, यानी पांचों सब्जेक्ट को आपके टेट एग्जाम में कवर करता है। इसलिए इन क्वेश्चंस की बात करेंगे बाद में, सबसे पहले एनसीएफ पढ़ेंगे और लास्ट में हम 20 से 25 क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप सभी तैयार हैं? एक पेन ले लीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए। इसलिए बहुत कुछ पता है मुझे कि क्या आता है हर साल या कैसे प्रश्न आएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर एनसीएफ इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जान लेना है। बोले तो क्या एनसीएफ क्या है, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पुराना एनसीएफ कैसा है, नया एनसीएफ कैसा है, एनसीएफ के अध्यक्ष कौन है और एनसीएफ के उपाध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि एनसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है, यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। यानी अगर बात करें, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ में सी का मतलब क्या होता है, तो एनसीएफ में सी का मतलब होता है कैरिकुलम। क्या है? कैरिकुलम, यानी यहां पर पाठ्य चर्चा। इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। हो सकता है इस बार एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ ले एग्जाम में, तब क्या करोगे? तो इसलिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आपको याद रखना है, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा। एनसीएफ के अध्यक्ष कौन है? एनसीएफ के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको नहीं भूलना है, यानी प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 आया था। तो अब भैया इन 2 पॉइंटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीएफ ये 2005 है क्या, क्या सब्जेक्ट है कोई क्या, या कोई ऐसा सिस्टम है जो शिक्षा को यानी एजुकेशन को जो है बैलेंस करता है, यह क्या है? यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सरकार का क्या है? दस्तावेज है। एजुकेशन सिस्टम का एक पैमाना है, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, किस तरीके से पूरे साल बच्चे पढ़ेंगे, क्या शिक्षक के दायित्व होंगे, क्या बच्चों के दायित्व होंगे। क्लियर है? ये 3 पॉइंट आपको जरूरी थे जानने, अब आप कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के कितने उद्देश्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं, जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सुनिए, क्योंकि अगर आपने उद्देश्य पढ़ लिए, विकासात्मक एनसीएफ का पढ़ लिया, तो पेडागोजी का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बोले कैसे? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना, यही एनसीएफ का पहला उद्देश्य है। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 बच्चे को किस तरीके की शिक्षा देता है, तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि एक स्कूल है तो उसमें स्कूल में पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान ना दिया जाए, उस स्कूल को बाहरी और सामाजिक वातावरण से जोड़ा जाए। याद रखना है, इसी तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। डाउट क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। क्लियर है ना? तो याद रखना है, ये पॉइंट जबरदस्त है। एनसीएफ फैक्ट में अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि का विकास करता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पेडागोजी में बार बार पूछा जा रहा है। कहता है कि एनसीएफ 2005 बच्चे के किस तर्क पर, बच्चे के किस सोच पर आधारित है, किस पर बल देता है? तो बच्चे के नवीन सोच पर बल देता है, उनमें तार्किक क्षमता का विकास करना, चिंतन का विकास करना, नवीन सोच का विकास करना, यही उनके एनसीएफ में लिखा है। क्लियर है? याद रखिएगा, 2 पॉइंट ये थे, याद हो गए, क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम से सटीक से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में प्रत्येक बच्चे को बहुत अच्छे ज्ञान के साथ उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए और प्रेशर को कम रखना चाहिए। अब बात आती है एनसीएफ विशेष में। एनसीएफ विशेष क्या है? एनसीएफ विशेष ये है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 ये कैसे आया। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है।
एनसीएफ 2005 की रूपरेखा कहता है कि इसमें भाषाओं के उल्लेख की बात करें तो जितने भी भाषाएं भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में हैं, वो सभी भाषाएं एनसीएफ 2005 में लागू होंगी। तो 2 पॉइंट याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस निबंध से हुई है, किसके द्वारा हुई है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से प्रेरित होकर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं वह सभी भाषाओं को उल्लेखित करता है। क्लियर है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में यह कहा गया है कि यहां पर कुछ सिद्धांत दिए गए। बोले सिद्धांत कैसे, कितने सिद्धांत पर एनसीएफ 2005 आधारित है, तो एनसीएफ 2005 अपने 5 सिद्धांत पर आधारित है, 5 फार्मूले के सिद्धांत पर आधारित है। पहला सिद्धांत यह है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है किसी क्लास में तो वह अपने दायित्व को यह समझे कि बच्चा किताबी भाषा में ना रहे, बच्चा किताबी भाषा के बाहर भी निकले। रटने की, यहां पर ध्यान दीजिएगा, रटने की, रटना कर लेना है, रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। तो अब पेडागोजी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, किस पर बल नहीं देता है। जब नहीं देता है तो रटने की प्रणाली ऑप्शन में आए तुरंत मार दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप कहोगे नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, ज्ञान बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि पाठ्य केंद्रित और न कि पुस्तक केंद्रित, न कि शिक्षक केंद्रित। क्या होना चाहिए, ज्ञान जो हो वो बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। लॉक कीजिएगा, सारे ऑप्शंस आप आएंगे, देखना मजा आ जाएगा। जब एग्जाम में बैठोगे तो मजा आ जाएगा। कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए, ना कि बच्चों के माइंड में प्रेशर, यहां पर प्रेशर को क्रिएट किया जाए। बच्चे की जो गतिविधियां हैं स्कूल में उनको लचीला बनाएंगे तभी बच्चे सीख पाएंगे। क्लियर है ना। और राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए कि बच्चों के लिए क्या, भारत में जो धरोहर है उनके लिए क्या वो सोचते हैं, क्या जरूरी है, इन चीजों को भी जानेंगे। अब बात आती है, जो सबसे जबरदस्त पॉइंट ये आता है कि ये बताओ कि भारत में जो एनसीएफ 2005 लागू हुआ वो कहां से आया। बोले सभ्यता व प्रगति निबंध से आया। किसका निबंध था, रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध था। अध्यक्ष कौन थे, बोले यशपाल थे। निदेशक कौन थे, कृष्णपाल थे। एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या था, कौन से फार्मूले पर आधारित है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बार इंग्लिश में लिखकर भी ऑप्शन में आ सकता है और हिंदी में लिखकर भी ऑप्शन में आ सकता है। तो दोनों को याद रखना है, नहीं तो एक ही चीज को याद कर लो और फिर आप जो है क्वेश्चन को गलत करके आओ और फिर हमको नीचे जो है बताओ कि सर ये गलत हो गया। एनसीएफ 2005 एक ही सूत्र पर आधारित है, बिना भार का अधिगम होना चाहिए, यानी वजन का अधिगम नहीं होना चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन रिलेटेड टू एनसीएफ 2005। क्लियर है ना। लर्निंग विदाउट बर्डन, आपको यह सूत्र याद रखना है इंग्लिश में, और हिंदी में यह सूत्र याद रखना है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम तो हिंदी में पेपर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में जब पेपर दोगे तो वो इंग्लिश वाला ही रख देगा, तब आप क्या करोगे। ठीक है। अब बात आती है पाठ्यक्रम। अभी मैंने आपसे बोला कि जो ऊपर पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए, क्या नहीं। पाठ्यक्रम है क्या, तो एनसीएफ पाठ्यक्रम की यहां पर विशेषता का वर्णन करता है। कहता है कि पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है पाठ्य और एक है क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। यानी वह ऐसा पाठ्यक्रम जो पढ़ने योग्य तो है लेकिन एक निश्चित वे में, क्या है, एक सटीकता क्रम में पढ़ा जाए, तो वही पाठ्यक्रम है। यह एनसीएफ 2005 व्याख्या करता है। क्लियर है ना। बहुत जबरदस्त तरीके से पॉइंट को याद रखें। फ्रॉवेल ने भी एक परिभाषा अपनी दी है। फ्रॉवेल कहते हैं कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। यही फ्रॉवेल का परिभाषा माना जाता है। आगे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है
एनसीएफ 2005 के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा जो पेडागोजी में बड़ी मदद करेंगे, पेडागोजी में बड़ी मदद करने वाले हैं। बोले कैसे? मैंने कहा विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए। यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इस बार भी आएगा। कैसे पूछा जाता है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे पता नहीं होता है, क्योंकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर लोगे। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भाई रटने की प्रणाली को अगर लिखा है ऑप्शन में तो आंसर टिक कर दीजिएगा। बच्चे का चौमुखी विकास हो, ये तो आप सभी जानते हो कि ये तो होना चाहिए। सर्वांगीण विकास हो, अवसर देना चाहिए, सारे ऑप्शन सही होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में अगर पूछ लिया है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा ऑप्शन में होगा पाठ्य केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, है ना। तो समाज केंद्रित होनी चाहिए। तो याद रखना है कि शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बात करें दोस्तों, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोले तो एमएचआरडी की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। तो क्वेश्चन में मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया है वो किसकी अध्यक्षता में आया है? यह आया है भैया आपके यशपाल जी की अध्यक्षता में। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे बच्चे रोजाना अनुभव करें। ठीक है, याद रखें, इन चीजों को भूलेंगे नहीं, और एक एक बच्चा इन चीजों को क्या करे, अच्छी तरीके से चीजों को सीखता रहे अपने स्कूल में। एनसीएफ पॉइंट में हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एनसीएफ बहुत बार पूछा गया, मतलब सबसे ज्यादा अगर एनसीएफ से क्वेश्चन आया होगा तो यही क्वेश्चन आया होगा। और एक ये वाला, उसके बाद ये तो कम आया है, दूसरा वाला, ये पहला जो पॉइंट लिखा है यहां पर, ये बहुत बार आया है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो बच्चे की जो भाषा होगी वो मातृभाषा होगी, यानी मदर लैंग्वेज पर बात करेगा। उसी की भाषा को आपको सम्मान करना पड़ेगा। किसको सम्मान? शिक्षक को। किसकी भाषा का? बच्चे की भाषा का। बच्चे की भाषा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा में। एनसीएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं, हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एनसीएफ जो है या किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो वो शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए? तो शिक्षण विधि हमेशा याद रखना है ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। यह एनसीएफ कहता है। आप क्या कहते हो, किताबें क्या कहती हैं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन एनसीएफ ये कहता है बच्चे को पहले जो ज्ञात चीजें हैं तब हम अज्ञात की तरफ जाएंगे, जो मूर्त जो दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही हैं अमूर्त की तरफ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चे को जो पता है उससे मुझे ना पता हुई चीजों को बताना चाहिए। ठीक है ना, याद रहे, मतलब सिंपल से कठिन की तरफ, डिफिकल्ट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण शिक्षा रहित होनी चाहिए, मतलब कह सकते हैं वातावरण है जो एनवायरनमेंट है दूषित नहीं होना चाहिए, यह एनसीएफ कहता है। यानी तनाव रहित, आपको बच्चों पर प्रेशर नहीं देना है, कुल मिलाकर आपको ये समझ लेना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अभिभावक को भी यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। बच्चा 2 साल का नहीं हुआ और उसको आप बनाना चाहते हो, अधिकारी बनाना चाहते हो। बोले कैसे? उसको यहां पर एलिफेंट की बात कर रहा हूं, ई फॉर एलिफेंट बच्चा, इसमें हाथी होता है, अम्ब्रेला माने छाता होता है, गर्ल माने लड़की होता है, और मार फलाना डिमाका, डंकी माने गधा होता है, मंकी माने बंदर होता है। उसको एकदम से क्या उड़ाए पड़े हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चा छोटा है, प्रेशर ना बनाए और ये ना आकांक्षा रखें उसको कि भाई जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा, गुप्ता जी का बच्चा, शर्मा जी का बच्चा आगे ना निकल जाए। मेरी बात समझ रहे ना? बालक को क्रिएटिव बनाने का पूरा मौका दें। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी, पॉइंट को नोट कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लियर है? सब्सक्राइब बच्चे जरूर करें। यहां पर अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या होने चाहिए। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, किताबें ज्ञान का स्रोत नहीं है। ठीक है ना, यह ज्ञान का स्रोत नहीं है। केवल शिक्षक सुगम करता है, जो चीजों को सरल करके बताएगा। केवल शिक्षक राह दिखाता है और आगे खुद बच्चा चलता है, धीरे धीरे करके बच्चा सीख जाता है। एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण, बालक के प्रति दृष्टिकोण क्या है? प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग होती है।
हर एक बच्चे में कैरिकुलम में अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दें। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये बिल्कुल सही बात है। हो सकता है आप किसी दूसरे बच्चे से जल्दी काम कर लो वही, और वही कार्य वो बच्चा ना कर पाए। मेरी बात समझ रहे ना? तो ये क्या है, उसमें और आप में डिफरेंस है, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। पाठ्यक्रम तो मैंने अभी बताया आपको कि पाठ्यक्रम क्या होता है, लेकिन फिर से मैं बता देना चाहता हूं, पाठ्यक्रम क्या है? पढ़ने योग्य एक निश्चित व्यवस्था। लेकिन पाठ्यक्रम बना कैसे है? पाठ्यक्रम दोस्तों अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द से बना। यह क्वेश्चन आ सकता है। और कैरिकुलम कैसे बना है? कैरिकुलम लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना है। यह क्वेश्चन आ सकता है। और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो कैरिकुलम का मतलब है कि भैया पाठ्यक्रम उससे बना है। और कैरिकुलम किससे बना है? लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना है। और कुर्रर का मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम यहां पर क्या है, हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी रेडी हो? रेडी है तो हम क्वेश्चन करा लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, कौन सा शब्द बना है, यह किससे बना है? तो यह कुर्रर शब्द से बना है। आप सभी को बताया है अभी अभी। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ है वो सभ्यता एवं प्रगति निबंध से होता है। क्लियर है? आगे बात करें कि एनसीएफ 2005 में बल किस पर दिया गया है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं, वो क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। शांति शिक्षा के लिए शिक्षा, यही बल दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कहोगे सर ये क्या पूछ लिया। जब कभी भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मिले तो समझ लेना वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा है, और वह 2005 में बनाया गया। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? यशपाल समिति की बात करें तो 38 सदस्य का फार्मूला था। और एनसीएफ 2005 के अगर अध्यक्ष पूछे जाएं तो यशपाल शर्मा हो जाएंगे। या फिर अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की भाषा का फार्मूला क्या था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की भाषा का फार्मूला क्या था? त्रिस्तरीय फार्मूला था। यह क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, हमने ऊपर अभी जो डिटेल पढ़ाई उसमें नहीं बताया है, इसलिए याद रखें। प्रथम भाषा कौन सी, द्वितीय भाषा कौन सी, तृतीय भाषा कौन सी? तो आप याद रखो, प्रथम भाषा हिंदी है जिसको राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा माना गया। द्वितीय भाषा अंग्रेजी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल भाषा माना गया। और तृतीय भाषा स्थानीय भाषा है जिसको पंजाबी, संस्कृत, तमिल डॉट डॉट भाषाएं हैं। तो आपको याद रखना है कि जो एनसीएफ 2005 का फार्मूला है वो त्रिस्तरीय है। कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा यानी पंजाबी, संस्कृत, तमिल। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज कौन है? तो विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज 2005 है। आगे अभी 2020 और 21 जुड़ेगा, तब देखा जाएगा। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मैंने अभी आपको एमएचआरडी की बात करी थी ना, एमएचआरडी इसको कहा जाता है, एमएचआरडी है ना। अभी मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताया था। एमएचआरडी ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया और उनके निदेशक और उनके अध्यक्ष को बनाया। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया? एनसीएफ 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया, जिसमें 38 सदस्यों की बात की गई। 11वें नंबर की बात करें कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम ही क्या है, इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को आप भूलेंगे नहीं। एनसीएफ 2005 भी सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचाया जाए, तो यानी याद रखना है कि ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, बच्चे को बाहरी शिक्षा देनी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर गलतियां आप करोगे तो एक टीचर क्या है, एक टीचर कहीं ना कहीं उनको पहचानने की कोशिश करेगा और समाधान कर देगा। सिंपल सी बात है ना। पेडागोजिकल क्वेश्चन है। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है भाई? स्रोत का मतलब है इसका यह जो है फार्मूला है, लर्निंग विदाउट बर्डन।
इसका स्रोत यह है पाठ्यचर्चा का बोझ कम करना। जैसे उसी प्रकार की बात कर लेता है जैसे बच्चे जाते, छोटे बच्चे होते, उनके बस्ते का भार कम कर देना या भार बढ़ जाना, है ना। तो यार याद रखना इस क्वेश्चन को। 15वें क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, तो कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन में यह पूछा गया है। यही क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में कैसे पूछा गया था मैं आपको बताता हूं। एनसीएफ 2005 को आप किस तरीके से एक शिक्षक के नाते बच्चों को कक्षा में बैलेंस बनाएंगे। यदि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, समझ रहे ना, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप बच्चों को किस तरीके से गणित विषय, पर्यावरण विषय या फिर कोई विषय पढ़ाते हैं तो किस तरीके से आप पढ़ाएंगे। तो आपको कहना है आंसर में कि विद्यार्थी को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय हम उसके दैनिक जीवन से जोड़ देंगे, उसके स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ देंगे, मातृभाषा में सारी चीजें क्लियर कराएंगे। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, तो याद रखना है कि गणित के उच्च उद्देश्य की लक्ष्य की प्राप्ति बच्चों में समाहित करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गणित के मामले में भी एक क्वेश्चन एनसीएफ से आ सकता है। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है। लंबी आकृति का मतलब यह है कि एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। यह दोस्तों क्या है, कड़ी चैन कड़ी पर निर्भर करता है, यानी यह चैन सिस्टम पर निर्भर करता है कि यहां पर एक कड़ी जोड़ा, दो कड़ी जोड़ा, तीन कड़ी जोड़ा, चार कड़ी जोड़ा, पांच कड़ी जोड़ा, छह कड़ी। तो यह क्या है, एक संकल्पना खत्म हुई, दूसरी संकल्पना स्टार्ट हो गई। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है, तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण इसलिए जोड़ा गया क्योंकि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकास करना। तो ये तो सारे क्वेश्चन सिंपल बन जाएंगे आप जब एनसीएफ पढ़ोगे, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, हम कहते हैं मानसिक विकास, शिल्पकला, केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान, बहुत सारी चीजें हैं, यही एनसीएफ 2005 सिखाता है। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए, यह क्वेश्चन आपके लिए नया है, इस क्वेश्चन को याद रखें। एनसीएफ 2005 में 10वीं की परीक्षा में यहां पर सुझाव दिए गए और कहा गया कि यह परीक्षा ऐच्छिक हो। क्लियर है। यह 20 क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं, बेहतरीन से बेहतरीन 20 क्वेश्चन, और पूरा एनसीएफ हमने अच्छे से पढ़ाया है आपको, पूरा एनसीएफ आपको अच्छे से पढ़ाया है। जरा ये बताइएगा इन क्वेश्चंस की श्रृंखला में, इन क्वेश्चंस की श्रृंखला में आपने कितना सीखा, आपने क्या पूरे चैप्टर को पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस की श्रृंखला में आपने एंटर किया। अगर पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है और क्वेश्चंस